नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण के मतदान के बाद अब कयासों का बाजार गर्म है। इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर अपने अपने दावे हैं। सोमवार को 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस अंतिम चरण के सियासी रण में योगी सरकार के 7 मंत्रियों और 75 महिलाओं समेत 613 प्रत्याशी मैदान में। मतदाताओं ने इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इस चरण में वाराणसी और आसपास के जिलों में मोदी मैजिक की भी परीक्षा है। वहीं मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, भदोई में विजय मिश्र और जौनपुर में धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों का भी इम्तिहान है। आखिरी चरण में बीजेपी से सपा में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की किस्मत का भी दाव पर है। इससे पहले 6 चरणों में 349 सीटों पर वोटिंग हुई। अब फैसले की घड़ी आ गई है। किसकी किस्मत का सियासी सितारा चमकेगा और क्या यूपी की किस्मत जातियों के अभेद चक्रव्यूह से बाहर आ पाएगी? इन सवालों का असल जवाब मिलेगा 10 मार्च को। लेकिन राजनीतिक दल क्या कहते हैं, ये जानेंगे हम सत्ता के महासंग्राम में। सत्ता के महासंग्राम में राजनीतिक दलों अपनी अपनी बाजी चल चुके हैं, अपने अपने दाव भी चल चुके हैं। मोदी से लेकर योगी से लेकर ममता बनर्जी तक तमाम नेताओं ने यहाँ पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वोट मांगे, अपने अपने दलों की जीत का सेहरा बनने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या जातियों में बटे उत्तर प्रदेश में जातियों के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए मतदाता? बेरोजगारी और अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे कोरोना काल के हों या जो अन्य समस्याएं हैं, ज़मीनी हकीकत जो है उस पर वोट दिए या जातियों के आधार पर, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और 10 मार्च को पता चल जाएगा कि विकास के नाम पर वोट मिला है या अन्य मुद्दों पर। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा नेता सुल्तान अहमद। बहुत बहुत स्वागत है सुल्तान जी। समाजवादी पार्टी 54 में से कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद बांधे हुए? पिछली बार का रिकॉर्ड। समाजवादी पार्टी चाहे आजमगढ़ हो, मऊ हो, वाराणसी हो, जौनपुर हो, हर जगह मजबूती के साथ हुई है। आप लोग जानते होंगे कि अब की बार भाजपा की जो लोग हैं दहाई नहीं क्रॉस कर सकते हैं। ये अब तो चुनाव खत्म हो गया है, अब तो किसी वोटर या मतदाता को लुभावने वादे तो करने नहीं है। लेकिन पूरा चुनाव जो गुजरा है, भाजपा सरकार ने ये पूरी कोशिश और ताकत लगाई कि पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता थी वो लगातार अपने रोजगार और नौकरी चाकरी के मुद्दों पर डटी रही, जमी रही। तो इसलिए वो समाजवादी सरकार में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मतदान की है। इस बार ऐसा क्या डर लग रहा है कि आप लगातार चुनाव आयोग को एक के बाद एक शिकायतें करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतदाता ने आपके पक्ष में वोट डाला है, तो फिर डर किस बात का? क्यों ईवीएम में गड़बड़ी की अभी से आपको आशंका सताने लगी है? देखिए, आशंका की जो बात है, जहां पर भाजपा सरकार ने इतने बड़े बड़े स्कैंडल किए हों, वहां पर इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। आप खुद ही देखिए, तमाम ऐसी जगहों पे इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वर्क है। ये कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अब की बार का एडमिनिस्ट्रेशन है, चुनाव आयोग है, वो पूरी निष्पक्षता से चुनाव को निभा रहा है और कर रहा है। उन पर हमें पूरा विश्वास है कि वो चुनाव की जिस तरीके से मतदान उन्होंने करवाया है, उसी तरीके से गिनती में भी वो निष्पक्ष तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे। तो आपको फिर डर किससे है? अभी तो चुनाव आयोग देख रहा है ना, वहाँ पे पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है ना। इनकी हिटलर शाही तानाशाही सरकार से है। डर तो है ही है भाई, डर क्यों नहीं? अभी इलाहाबाद में तरों का जिस तरीके से इन लोगों ने पिटाई की, किसानों को जिस तरीके से इन्होंने 700 किसानों की हत्या करके भी मुस्कुराते हुए किसानों के बीच में खड़े हुए हैं। अगर कोई और देश होता तो ये चुनाव में इनके कैंडिडेट न खड़े हो पाते। लेकिन ये भारत जैसा देश है जो सहिष्णु है, सबको लेकर सबका सम्मान करते हुए चलता है, कि ये चुनाव में इनके प्रत्याशी खड़े थे। तो ये भारत की मान्यता है कि इतना बड़ा नरसंहार करने के बावजूद भी ऐसी पार्टियां भारत के लोकतंत्र में अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो ये भारत की मान्यता है। नहीं तो जो 700 किसानों को मरवा सकता है, जो नौजवानों को मरवा सकता है, उसके लिए ये क्या बड़ी बात है कि वो मशीनों को या तमाम टेक्निकल चीजों को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो राजभर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, मतलब सपा की सरकार बनी तो गर्मी नहीं निकालेंगे।
भर्तियां निकालेंगे। तो आपको बिल्कुल लग रहा है कि हकीकत है। बेरोजगार इस बार आपके साथ है? बिल्कुल हकीकत है। इलाहाबाद स्टेशन थे, छात्र जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का नारा बोलते हुए अपने घरों को गए हैं, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, आजमगढ़ और जौनपुर के इलाकों में अपने अपने घर मतदान करने गए हैं। ये देखिए, लोकतंत्र में मतदाता इस तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाए हुआ है कि एक एक वोट की महत्वता को समझते हुए छात्र नौजवान जो कि बहुत ही गरीब घर से आता है, अपना 150-200 रुपया किराया खर्च करके गया है सिर्फ एक वोट डालने। तो आप समझ सकते हैं कि नौजवानों के ऊपर क्या गुजर रही है, बेरोजगारी का क्या आलम है। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल में जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसको फिर से वापस कौन ला सकता है? एक टेक्निकल आदमी, एक प्रोग्रेसिव सोच का आदमी ही वापस ला सकता है, वो अखिलेश यादव है। ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन एक डर ये भी तो रहता है, जो विपक्ष आरोप लगाता है आप पे, आपके विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि आप भर्तियां तो करते हैं लेकिन उसमें जात पात भी देखते हैं और अपने नाते रिश्तेदार भी देखते हैं। तो उस आशंका को कैसे दूर करेंगे कि भर्ती बाकायदा क्लीन होगी यदि आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, पहले का जमाना जो होता था वो ऑफलाइन का चक्कर हुआ करता था। हम लोग खुद ही जब यूनिवर्सिटी में पढ़े तो ऑफलाइन का जमाना हुआ करता था कि फॉर्म भरिए, उसको जमा करिए। आज टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गई कि सारी चीज ऑनलाइन है। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी का कोई मतलब जरिया ही नहीं छोड़ा है गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो सारी चीजें आज इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल फेयर तरीके से आपके सामने होंगी। इतना बड़ा मीडिया हमारे देश में है, वो बराबर नजर रख सकता है। अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी परीक्षाएं हो रही हैं और होती है सारी परीक्षाएं अब टेक्नोलॉजी के जरिए, तो मीडिया है और देश के जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, हर आदमी इंटरनेट से मतलब जुड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें अब बिल्कुल डिस्प्ले होकर के सामने आती है। तो धांधली का या भाई भतीजावाद का या बिरादरीवाद का कोई चक्कर मुझे नहीं लगता कि अब की बार अखिलेश यादव सरकार में ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। तो पिछली बार इन दोनों जिलों की 54 सीटों में से आपको सिर्फ 11 मिली थी, इस बार कितना? 11 से ऊपर बढ़ेंगे? भाजपा वाले 9 पाएंगे, दहाई नहीं क्रॉस करेंगे। और बीएसपी को तो आपने माइनस ही कर दिया। बीएसपी कहीं लड़ी नहीं रही है। बीएसपी तो तरीके से वो सेल्फ गोल करके चल रही है, जैसे उसे लगता ही नहीं है कि हमें अब आने वाली राजनीति में एक पार्टी के रूप में काम कर रहा है। वो तो एक ऐसा आइड बन के लोग भाजपा के लिए काम कर रही है। जहां उनका प्रत्याशी फाइट में नहीं है वो भाजपा को वोट कर रहे हैं, जहां भाजपा का प्रत्याशी फाइट में नहीं है वो बसपा को वोट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो मिला जुला गणित है, ये हम लोगों ने बहुत करीब से ग्राउंड पे, गाँव में, बूथ पे देखा है इस बार। लेकिन आपके एमवाई फैक्टर को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। मायावती कह रही हैं कि इस बार सरकार उनकी बन रही है, उनका तरीका अलग है चुनाव लड़ने का, वो अपने तरीके से लड़ रही हैं और जितने भी गैर मुस्लिम माफिया थे उन पर बिल्डोजर नहीं चला इस सरकार में। तो वो एक वर्ग जो आपका फिक्स वोट बैंक था या जो एमवाई फैक्टर काम करता था, वो कहीं खिसक तो नहीं गया बीएसपी की तरफ? नहीं नहीं, मसला सिर्फ एमओआई का नहीं है। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत सिर्फ एमओआई को नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों को जरूरत है। हम लोग गांव में है, ये जो मिथ था हम लोग शहरों में बैठ के देखते हैं या सुनते हैं। हम लोग कई विधानसभाएं घूम चुके हैं, जिस तरीके से मतलब हमने देखा है कि सड़कों पे लोग पैदल 4-4 किलोमीटर अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए कंधे पे झंडा रख के जा रहे हैं। उनको किसी नेता ने नहीं बुलाया, ना कोई उनके घर गया कहने। सबको एक उम्मीद है। ये जो कोरोना, नोटबंदी से, जीएसटी से सबके पेट पे और रोजगार पे लात पड़ी है। तो वाहिद जी, पिछली बार तो आपकी सहयोगी थी कांग्रेस, इस बार वो अलग से जोर लगा रही है और प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय भी रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को उन्होंने 40% आरक्षण भी दिया है। तो आप उसको जीरो समझ रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं है? नहीं, कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। फिलहाल इस इलेक्शन में तो उनका भी वही हाल होने वाला है। 4-5 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा कोई सीट उनकी आने वाली है। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हम्माम वाहिद, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है हम्माम जी। और सुल्तान अहमद जी बोल रहे थे अभी समाजवादी पार्टी से, कह रहे हैं आपका तो वही हाल रहेगा, 2-4 सीटें मिल गई तो मिल गई और आप तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वाहिद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वाहिद जी, आपकी आवाज चलिए, हम वाहिद जी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुल्तान जी, जी, मुकाबला तो वैसे भी समाजवादी पार्टी का और भाजपा का माना जा रहा है,
जी जी लेकिन जो बनारसी की सीटें हैं, मोदी जी का मैजिक जो चलता है हमेशा, पिछली बार भी हमने देखा चला, वो जी इस बार जी बनारस जी में कुछ कमाल दिखाएगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल मुझे लग रहा है भारत में ही नहीं, मैंने अब बताया कि 54 जो सीटें हैं तो में से ये दहाई नहीं क्रॉस करने वाले हैं। इस तरीके का रोष है क्योंकि वो पूरा इलाका ये आपका इलाहाबाद जौनपुर, आत्मविश्वास हम है लोग कि अति इलाहाबाद में भी पड़े हुए हैं। आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है कहीं समाजवादी पार्टी? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग भी जब तक थे लखनऊ में या दिल्ली में थे तो शायद कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आता था कि कहीं हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपनी अपनी विधानसभाओं में गए और एक छुपे तौर पे गए कि हाँ भाई हम कोई बहुत चर्चित चेहरा नहीं है या हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि एक तो एक ऐसा दो दो कौन सा चमत्कार विधानसभा कर में दिया समाजवादी पार्टी ने कि समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड जिस तरह से भाजपा ने बनाया था पिछली बार, उससे भी वो आगे निकल जाएंगे और वो दहाई तक नहीं बचेंगे? थोड़ा सा आपका आवाज के लिए नया फिर रिपीट ऐसा क्या करिएगा प्लीज। चमत्कार कर दिया समाजवादी पार्टी ने, कितना जनमत एक साथ उनके पास आ जाए, या ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई कि आप 2.5 के अंक तक भी नहीं पहुंचा रहे हैं उनको? देखिए जो भाजपा सरकार का टीम लीडर था योगी जी, उनकी अपने आप में कोई योग्यता, सांसारिक योग्यता नहीं थी, धार्मिक योग्यता हम मान सकते हैं। और हमारे जैसा कि संत कबीर ने भी कहा है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब हमारा पेट, हमारा तन कपड़े से ढका रहेगा, पेट भरा रहेगा, सर पे छत होगी, तब हम परमात्मा को अच्छे मन से, खुले शांत मन से याद करेंगे और वो सुनेगा भी। तो ये जो इनका कैप्टन था, मुझे लगता है यहाँ कैप्टन की वजह से ये लोग ज्यादा मार खा गए। चलिए जो सुल्तान जी, मुख्यमंत्री मैं था आपके पास इनका। लौटूंगा। हमाम भाई साहब जुड़ गए हमारे साथ। हमाम जी, सुन रहे हो आप मेरी जी। आवाज? भाई जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हम आपको सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सुल्तान अहमद जी जुड़े हैं, कह रहे हैं आपका तो कुछ नहीं होने वाला, आपकी सरकार बनना तो दूर, आपको 2-4 सीटें मिल जाएं वही बहुत है। महोदय को बस जी भाई जी, चलिए, वाहिद जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शमसी आज़ाद जुड़े हैं हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शमसी जी आपका। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कह रही है, सुल्तान अहमद जुड़े हैं, कह रहे हैं कि आप तो 2.5 के अंक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि योगी के नाम की जगह आपको बनारस में मोदी का सहारा लेना पड़ा? क्या योगी जी से बहुत बहुत नाराजगी चल धन्यवाद रही है आपका लोगों भाई की? साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उत्तर प्रदेश की लगभग 28 करोड़ जनता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिस तरीके से उन्होंने बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का संकल्प लिया है, मैं अभी से उनको अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी को बता देना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता है। ये एक बार अखिलेश यादव के बहकावे में जरूर आ गई थी, लेकिन अब दोबारा जो है सत्ता पे समाजवादी पार्टी भूले से या ख्वाब में भी उत्तर प्रदेश में राजगद्दी संभालने का सपना भी नहीं देख सकती। उनके नेता जो हैं, उनके नेता बड़े बड़े जो है वो बौखलाए हुए हैं, परिवारवाद की राजनीति करने वाले। वो यही सोच रहे हैं कि जो टोटी चुराने को उनके पर आरोप लगा था, कहीं ऐसा न हो कि इस बार बाबा का बुलडोजर जो है वो हमारे आवाज की तरफ निकल आए, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे गलत काम किए हैं जो उत्तर प्रदेश जी आजाद जी, एक बार फिर आने वाले 10 तारीख के चुनाव के परिणाम को आप देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को वोट किया है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मोदी लेकिन फैक्टर आजाद जी, हमेशा कहीं ना रहा कहीं है। तो डर है ना, काशी में जिस तरह से मोदी जी को आगे करा, मोदी जी के चेहरे को आगे किया, योगी जी को पीछे किया, तो कहीं ना कहीं डर है क्या काशी में? इतना करने के बाद भी आपको वोट नहीं मिलेंगे? आप मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले 2017 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने लगातार दौरे किए थे, तूफानी दौरे किए थे, और 3 दिन का प्रवास जो था तो उनका काशी में थे, इसके पहले वाले चुनाव में भी था। तो उसी फैक्टर को लेकर इसके पहले अमित शाह भी थे, इसके पहले राजनाथ सिंह भी थे। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री, जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वो प्रचार करने के लिए जमीन पर उतरता है और लगातार काम करता है। हमारे पास नेता हैं जो जमीन पर काम करते हैं, हम हवा हवाई कोई काम नहीं करते कि हमारे पास नेता ना हो, हम जब सत्ता में आ जाए तो अपने चाचा को मंत्री बना दे, हम अपने जो है रिश्तेदारों को मंत्री बना दे। ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहने का काम करती। जनता को लगातार उन्होंने योजनाओं से जो लाभ दिया है, हम उन्हीं लाभ को लेकर, उन्हीं योजनाओं को लेकर लगातार लेकिन उत्तर आजाद प्रदेश में साहब,
कहीं ना कहीं तो कुछ तो दिक्कत है कि आपकी शहर की कोई दक्षिणी सीट दिक्कत कहीं फंस गई है क्या? जब आपके एमएलए बाकायदा अब माफी देखिए, मांग रहे हैं कि मैं आ नहीं पाया दक्षिणी 5 साल, तो मुझे माफ कर दीजिए व्यस्तता के कारण, तो नहीं नहीं, कहीं लग रहा है कि वो सीट सब फंस गई इस देखिए बार। अपवाद, वो सब देखिए अपवाद होता है, और ये सब चुनाव में चलता है। जनता को रिझाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए बहुत से ऐसे वादे होते हैं जो किए जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो जनता का मूड देखा जाता है कि जनता का मूड क्या है। अगर जनता चाहती है कि भाई उनके बीच में हम पहुंचे, तो हमने पहुंचने का काम किया, योजनाओं के उनको लाभ दिया है, और लगातार हम जनता के बीच में बने रहे। हम कोई एक साल से उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो 6 सिर्फ महीने लुभाना, पहले जो जो दिल्ली जो जाके सुल्तान जी भी कह रहे थे कि सिर्फ धार्मिक आधार पर आप लुभाते हो और बहला फुसलाकर वोट हासिल कर लेते हो, वो इस बार नहीं चला नहीं, नहीं ये आपका वो वाला फार्मूला। सुल्तान अहमद साहब समाजवादी पार्टी की उस मानसिकता से विचार उनका मिलता है, जो हमेशा उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने लेकिन का काम मायावती करते भी रहे। तो कह रही हैं कि गैर मुस्लिमों पर आपका बिल्डोजर नहीं चला, मुसलमान माफियाओं पर चला, तो आपने भेदभाव किया, कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश की? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर माफिया, आप क्यों, अब यही बात आ गई कि जब हम दिखलाते हैं कि हमने विकास दुबे का एनकाउंटर किया, तो आप कहते हैं कि आपने पंडितों को नाराज किया। हमारा तो ये है कि हम सत्ता में हैं, हम सरकार में हैं, हम सारी चीजों के उत्तरदायित्व हमारा है, और हम लगातार उसको जो है निभाते चले आए हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिएगा, मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी 27 करोड़ 28 करोड़ जनता है, जो वोटर, जो मतदाता है हमारे, मैं उनका धन्यवाद अभी से देता हूँ और अग्रिम बधाई देता हूँ कि उन्होंने दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता तो पार्टी पिछला को रिकॉर्ड चुना है। तोड़ेंगे कि उसके नजदीक तक पहुंच पाएंगे आप? नहीं देखिए, इस बार जो है रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएंगे हम, ये कहना गलत होगा बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी हमारी कमियां रही हैं, हमारे नेताओं ने थोड़ी सी कमी की है। मैं आपके चैनल से इसको स्वीकार भी करूंगा, लेकिन हमारी जीत और बहुमत जो है वो जरूर रहेगा। और हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश पे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में योगी अच्छा, किसकी आदित्यनाथ जो कमी है रह गई? शपथ लोगों को लेंगे। नाराजगी किससे है? योगी नहीं, आदित्यनाथ से है, केंद्र सरकार से है, ये पीएम नाराजगी से जो रह है, गई वो गृह मंत्री से है, नाराजगी, केंद्रीय गृह मंत्री, और या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की वजह से आपको नुकसान हो रहा है? किसकी वजह से नुकसान हो रहा है? नाराजगी जो है वो प्राकृतिक है। नाराजगी उससे है कि जो एक बार एक ऐसा प्रलय आ गया इस पूरे हिंदुस्तान में कि जो संभल नहीं पाया था, जो हमारे भी आंकड़े जहां पर फेल हो गए, हमारी मशीनरी भी जहां पर फेल हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको स्वीकार करता हूं कि आंकड़ों से कहीं बढ़ चढ़ कर बीमार निकले, और उसमें जो है स्वाभाविक बहुत सी मौतें हुई, जिससे हमको अपना अफसोस भी है। हमने लगातार उस पर जो है जनता से माफी भी मांगी। हमारे भी उसमें कई नेता, हमारे भी कार्यकर्ता, हमारे भी मंत्री उसमें जो है मृत्यु लोक में पधारे हैं। तो आजाद जी, आप लेकिन मान रहे उसके हैं ना बाद कि कोरोना काल हो या किसानों के मुद्दे पर वो गलतियां कर ली, मैनेजमेंट सही नहीं था आपका, मिसमैनेजमेंट हो गया था आपसे, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा इस चुनाव में। किसान के मुद्दे पर अगर किसान हमसे आज की डेट में नाराज होते तो आप जगह जगह किसानों को देखते, लेकिन किसान की नाराजगी हमने किस तरीके से हल की, और किसानों को सम्मान राशि देकर, उनको पुरस्कृत कर कर, उनकी समस्याओं को सुनकर, उनका जो है निराकरण करके हमने किसानों को किस तरीके से मनाया, ये हम जानते हैं। और किसान हमारे हितैषी हैं, किसान हमारे भाई हैं। बीच में किसानों को उग्र करने का और किसानों को आतंकवादी रूप देने का काम भारतीय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने लगातार किया था, लेकिन उसके बाद भी हम जो है तो उनके बीच में बने रहे, और हमने उनको समझा बुझाकर, जब उनकी समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी उनके हितों के लिए काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर पश्चिम में हमको मतदान भी किया है। हमारा जो है उसी से आत्मबल भी बढ़ा हुआ है। अगर किसानों का हमको वोट न मिलना होता तो हमारा मनोबल गिर चुका होता। ठीक है आजाद जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अशफाक अहमद। अशफाक जी, दावा तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है, और आजाद साहब को आप सुन ही रहे थे, वो खुद ही मान रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड तो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तोड़ने की तो बात ही अलग है, लेकिन बहुमत में आ जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जो महिलाओं के एक वोट की बात की जा रही है, क्या वो लड़की हूं लड़ सकती हूं से प्रेरित होकर बाहर निकली हैं, या पिछली बार की तरह उनका समर्थन भी इस बार भाजपा को दिख रहा है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जो है आजाद साहब जो कह रहे थे कि कुछ कमियां रह गई हैं, कमियां बहुत सी हैं अगर उसको बताया जाए, लेकिन विपक्ष ने जितना मुद्दा उठाना चाहिए था शुरुआती, अगर मैं कहूं तो वो नहीं उठा पाए। लेकिन बाद के टाइम में अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने से विपक्ष बहुत हावी रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बीएसपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी। हाँ, प्रियंका गांधी ने जो महिलाओं का मुद्दा उठाया वो कहीं ना कहीं एक अलग मुद्दा हम इसको कह सकते हैं, और ये राजनीति
नेतृत्व में पहली बार जो आधी आबादी जिसको हम कहते हैं उसको सम्मान देने की बात जो प्रियंका ने कही है, उसका फायदा कितना होगा कि इस पर डिस्कशन हम नहीं कर सकते, ये वोटिंग की बात है। लेकिन महिलाओं के हक की बात जब प्रियंका ने की तो दूसरी पार्टियों को उस पर आना पड़ा। बात करते थे लेकिन जो हक देने की बात थी वो नहीं हो पा रही थी। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो किसानों की बात कर रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले जो चुनाव होते रहे हैं वो मुद्दों पर, पिछले 30 साल से हमने मुद्दों पर चुनाव नहीं देखा है। इस बार मुद्दे भी हैं और स्थानीय मुद्दे ज्यादा डोमिनेट। अगर पश्चिम की बात करें तो किसान का मुद्दा है, अगर आप मध्य यूपी में आएंगे, सीतापुर लखीमपुर जाएंगे तो छुट्टा जानवर का बहुत बड़ा मुद्दा है, पूर्वांचल जाएंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर आप तराई क्षेत्र में जाएंगे वहां विकास का मुद्दा है। तो मुद्दे तो हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो आम वोटर है, आम मतदाता है, भले वो किसी पार्टी का समर्थक हो, किसी पार्टी को वोट दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सवाल करता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से भी सवाल करता है कि वो हमारे मुद्दे को क्यों नहीं दिखाता, वो नेताओं के मुद्दे को ज्यादा। लेकिन मुद्दे तो हमेशा रहे हैं, लाइन ऑर्डर बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में। जब भी समाजवादी पार्टी का तख्ता पलट हुआ है, बसपा आई है, तो समाजवादी पार्टी यदि गई है सत्ता से बाहर तो लाइन ऑर्डर का ही एक मुद्दा रहा है। यदि भ्रष्टाचार की बात करें तो सरकार, भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहा है, वहां पे सरकारें पलटी हैं इसकी वजह से, लाइन ऑर्डर की वजह से पलटी हैं। तो आपको क्यों नहीं लगता कि पहले से लाइन ऑर्डर बेहतर हुआ है तो इसका फायदा जो सत्ताधारी दल है उसको मिलेगा, और जो लाभार्थी वर्ग है, जो जिसको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, वो किस तरफ जाता दिख रहा है, जिस पर भरोसा करे हुए बैठी हुई भाजपा? देखिए, दो बातें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो सबके अपनी डिफिनीशन है लॉ एंड ऑर्डर की। बीजेपी की अपनी डिफिनीशन है, सपा की अपनी डिफिनीशन है और बीएसपी की अपनी डिफिनीशन है। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर जनता की क्या डिफिनीशन है ये भी तो पता चलना चाहिए। जनता क्या सोचती है, कि बेहतर महसूस कर रही है या उसको लगता है कि पहले की सरकार ज्यादा बेहतर थी? देखिए, जनता के मुद्दे अभी भी, मैं आपको बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो दावा बीजेपी का या मौजूदा सत्ता का है, ऐसा नहीं है कि इस दौर में नहीं हुआ है। अगर आप जो है पिछले चुनाव को पंचायत चुनाव को देख ले तो महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है, कई ऐसे केसेस हुए हैं, रेप हुए। लेकिन ये जो सरकारें, ये पार्टियां, ये अपने हिसाब से डिफिनीशन तय कर रही हैं। अगर बुलडोजर चलने की बात है तो किसी एक खास, जैसा कि वर्ग या धर्म की बात आ जाती है, दूसरे पर नहीं आती। कार्रवाई की बात होती है तो किसी एक जात पर कार्रवाई छोड़ के नहीं की जा रही है। ऐसी जो है घटनाएं भी सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये डिफिनीशन है। जनता का जो रुझान है वो अपनी सुरक्षा को लेकर तो जरूर है, लेकिन इतना जरूर मैं आपको कहूंगा कि इस चुनाव में कानून व्यवस्था अब भी वही मुद्दा बना हुआ है। अब भी आप गांव में जाएंगे तो उतना खुल के जो है लोग नहीं जी पा रहे जितना जीना चाहिए। महिलाएं अब भी शाम में नहीं निकलती हैं, अवॉइड करती हैं जितना निकलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कस्बों की भी हाल है। हम जब निकलते हैं, देखते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो आप साफ को, अगर अंधेरा मतलब होते ही सरकार 5 साल में खौफ खत्म नहीं कर पाई, अपराधियों का खौफ खत्म नहीं कर पाई सरकार। क्या भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से? भाई जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम्माम भाई जी? जी आवाज रही है मेरी? हाँ, अब आपकी आवाज आई है। अभी आपने सुल्तान जी को भी सुना और आज़ाद जी को भी, और हमारे सहयोगी अहमद को भी सुन रहे थे आप। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला बताया जा रहा है, और खुद सुल्तान अहमद कह रहे थे आप तो 2-4 सीटें जीत ले वही बहुत है, जोर बहुत लगाया आपने। जी अभी रिजल्ट आया नहीं और सुल्तान जी लगा। आपकी आवाज भी वैसी ही हो रही है वाहिद जी, जैसे आपके हालातों पे बयां किए जा रहे हैं। अभी जनता की नेटवर्क में आ नहीं पा रहे लगता है। ठीक है आजाद जी, समय भी नहीं है, लेकिन आप खौफ खत्म नहीं कर पाए अपराधियों का 5 साल में। मुद्दा तो अभी भी है, गांव में अभी भी महिलाओं में अभी भी डर है, गांव में लोगों में अभी भी डर है। खौफ हमने ऐसा खत्म किया है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो है रात में महिलाएं किसी भी वक्त निकल सकती हैं, गरीब अपना मकान बना सकता है, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, आदमी नौकरी करने जा सकता है, व्यापार करने जा सकता है। जो पहले एक बड़ा सा गैंग चलता था कि कोई मकान भी बनाता था तो फोन आ जाता था कि भाई 2 पेटी भेज दीजिए, 5 पेटी भेज दीजिए। जो छोटा सा कारोबार भी करता था तो उसको भी एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता था सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। और ऐसा ना हो जो ममता जी आपके उत्तर प्रदेश में बोलकर चली गई कि खेला होगा।
के बड़ी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमारा कुछ कहना जो है वो सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, हम उसी के आत्मबल से जो है लबरेज हैं और आप देखेंगे कि आने वाली 10 चलिए, तारीख को परिणाम बहरहाल अब हमारे बीच। समय भी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसके दावे में है दम, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। लेकिन इस बार मुद्दे भी वही हैं जो पहले मुद्दे रहे हैं। कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है और किसानों का भी मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, क्या जो जातियों में बटा है उत्तर प्रदेश में इस बार जातियों के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे मतदाता? ये सबसे बड़ा सवाल है और 10 मार्च को इसका जवाब मिलेगा। इंतजार कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।